हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। आज के इस लेक्चर में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और इसके बाद हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ें हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव लाइक वेव्स। किस तरह पता चला? क्योंकि कोई भी वेव डायफ्रैक्ट करती है, इंटरफेरेंस करती है और वो पोलराइज होती है। तो डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रॉपर्टी शो करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव लाइक ए वेव्स। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स, कैसे पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि एक फोटॉन आया और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे के खुद डिसअपीयर हुआ और इलेक्ट्रॉन वहाँ से मेटल के सरफेस से एमिट हुआ। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा कि एक फोटॉन आया और इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हुआ, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया। तो यहाँ पे जो कुलियन है, तो कुलियन हमेशा पार्टिकल्स के दरमियान होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पार्टिकल्स हैं। तो इन दोनों नेचर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डुअल नेचर। दो ही नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी हो सकती है और वेव नेचर भी हो सकती है। बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व बोथ नेचर एट सेम टाइम। लेकिन हम दोनों नेचर्स को, दोनों एस्पेक्ट को हम एक ही टाइम में मेजर नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम फोटॉन मोमेंटम की बात करें तो फोटॉन हमारे पास एक मासलेस पार्टिकल होता है जो कि एनर्जी कैरी करता है। मासलेस से यहाँ पे मतलब ये है कि फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर हम फोटॉन की एनर्जी लिखें तो फोटॉन की एनर्जी E=hf होता है। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है और एक f फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे वेवलेंथ की सूरत में लिखें तो C=v(f) होता है, C=λf होता है। तो यहाँ पे f की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास C/λ आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटॉन वेवलेंथ के साथ इस तरह रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें पता है E=pc होती है फोटॉन के लिए। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। E की वैल्यू जब हम hf पुट कर लेंगे और hc पुट कर लेंगे तो हमारे पास p=hλ आ जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देख लें p=hλ, तो p मोमेंटम है और मोमेंटम हमेशा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है और वेवलेंथ हमेशा वेव के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये इक्वेशन p=hλ या λ=hp ये हमारे पास डुअल नेचर ऑफ द लाइट को शो करती है। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था जिसने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि अगर लाइट जो कि हमारे पास वेव है, अगर वो पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो इसका मतलब है कि हर पार्टिकल, हर मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि जो मटेरियल पार्टिकल है वो भी वेव्स वाले प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। डी ब्रॉगली hypothesized that a moving particle has a wave associated with it। डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है जिसका वेवलेंथ हमारे पास ये है। अगर आपको याद हो तो ये रिलेशन हमने फोटॉन्स के लिए किया था और फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि
हर मटेरियल पार्टी के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, जो कि हमारे पास ये है। तो डी ब्रॉगली ने फोटॉन की इक्वेशन को जनरलाइज किया कि ये हर पार्टिकल के लिए है, हाँ जिसका रेस्ट मास हो या ना हो। तो इस किस्म की वेव्स जो कि मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको हम मैटर वेव्स कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं या अगर पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो क्या वो वेव वाले इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस तरह की डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे उन्होंने पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसको कंफर्म किया। तो डेविसन और जर्मन ने ये एक्सप्लेन किया कि जिस तरह एक्स रे क्रिस्टल की सरफेस से डायफ्रैक्ट होती है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का बीम भी उसी तरह डायफ्रैक्ट होती है। मीन्स कि डायफ्रैक्शन वेव फिनोमिना है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रिस्टल सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट होंगे। मीन्स कि वहाँ पे किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये वेव फिनोमिना है जो कि इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। डेविसन और जर्मन ने जो अपरेटस यूज़ किया उसमें यह था कि उन्होंने एक फिलामेंट लिया, उस फिलामेंट को उन्होंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे उन्होंने एक कलेक्टर प्लेट लगाई और इस कलेक्टर प्लेट को उन्होंने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया। जब ये फिलामेंट हीटअप होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस इलेक्ट्रॉनों के बीम को नैरो करने के लिए इस साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हो ताकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये इंसिडेंट बीम आगे एक टारगेट रखा हुआ है, ये इंसिडेंट बीम इस टारगेट पे फॉल करेगा। ये टारगेट हमारे पास निकल एलिमेंट है। यहाँ पे हमने जब ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से स्कैटर्ड होंगे, ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बीम की सूरत में आ रहे थे, लेकिन स्कैटरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे या डायफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर डी लगाया हुआ है जो कि डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर हम इसका क्रिस्टल व्यू देख लें, यहाँ पे जो टारगेट रखा हुआ है निकल का, तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। अगर हम इसका एटॉमिक व्यू देख लें तो क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो पीरियडिकली अरेंज होते हैं। हर दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है। अगर हम ये इस एटम को कंसिडर कर ले और इस एटम को कंसिडर कर ले तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d के बराबर है और इसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम्स अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो वो इस टारगेट के एटम्स के साथ इंटरेक्शन के बाद स्कैटर्ड हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एक डायफ्रैक्टेड, ये एरोस हमारे पास डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की बीम को शो कर रही है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये डिटेक्टर हमारे पास डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिटेक्ट करेगा। अगर हम इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को प्लॉट करें तो यहाँ पे इस साइड पे हमने कलेक्टर करंट या जो स्कैटर्ड बीम
ये जो डिटेक्टर इस स्कैटर्ड बीम को डिटेक्ट करेगा उसको हमने इस एक्सेस पे प्लॉट किया, और इस साइड पे हमने काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 50 पे कलेक्टेड करंट मैक्सिमम है। मीन्स के जब थीटा हमारे पास 50 होगा, अगर डिटेक्टर की लोकेशन हमारे पास इस तरह हो कि एंगल 50 हो, तो वहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा। अगर हम कलेक्टर करंट को थीटा के लिहाज से करें तो हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 50 पे ये हमारे पास मैक्सिमम है। यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसके बराबर होगी कि इलेक्ट्रॉनों ने पोटेंशियल V की वजह से जो एनर्जी गेन किया वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देख ले तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास p² डिवाइडेड बाई 2m आएगा। अब दोनों एक्सप्रेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो p हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2mE_v। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ से हम p की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इन थ्योरेटिकली जब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे जब हम प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और v की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू निकल आएगी वो हमारे पास 1.67 नैनोमीटर आ जाएगी। लेकिन ये हमारे पास थ्योरेटिकल फार्मूला से आया। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमारे पास क्या वेवलेंथ आया है। अगर हम निकल क्रिस्टल हमने इस्तेमाल किया हुआ है एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए जो डी होती है स्पेसिंग, दो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग ये वाली, वो हमारे पास 0.215 नैनोमीटर होती है। जब हम एक काइनेटिक एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को निकल क्रिस्टल पे एट एंगल 50 ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वहाँ पे क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है d sin थीटा ओवर m लैम्डा। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने 1 रखा, m इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 50 यूज़ करेंगे और लेमडा। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 0.165 नैनोमीटर आ गया। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आया। लेकिन जब हम थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी में हमारे पास लेमडा की वैल्यू 1.67 नैनोमीटर से आया। अगर हम इस थ्योरेटिकल वैल्यू को इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपेयर कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.165 जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू 1.67। सॉरी, यहाँ पे 0.67 है, ये हमारे पास 0.67 है और ये हमारे पास 0.165 है। अगर हम इसको राउंड अबाउट कर ले तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 0.166। ये हमारे पास 0.0165 था और ये हमारे पास 0.0167 था।
तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास 0.165 एंड थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास 0.167 नैनोमीटर आया। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ एग्री, मीन्स कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉनों ने वेव बिहेवियर शो किया। तो इस लिहाजा जो डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो उसको डेविसन और जर्मन ने एक्सप्लेन किया। डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जीपी थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट किया। थॉम्सन पास्ड ए बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थ्रू ए थिन मेटल फाइल। थॉम्सन ने मेटल फाइल पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों की एक बीम फॉल की। वहाँ पे उसने ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह एक्सरेज डायफ्रैक्ट होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह डायफ्रैक्ट हुए। अगर हम एक्सरे डायफ्रैक्शन का पैटर्न देख ले तो वो हमारे पास इस तरह है। दरमियान में एक मैक्सिमम है, फिर एक और मैक्सिमम, फिर एक और मैक्सिमम, फिर एक और मैक्सिमम। यहाँ पे जो वाइट सर्कल है ये हमारे पास मैक्सिमम है, और जो डार्क सर्कल है ये हमारे पास मिनिमम है। डायफ्रैक्शन में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम पैटर्न आते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न है। जीपी थॉम्सन ने देखा कि जिस तरह एक्सरे ने ये पैटर्न शो किया, इलेक्ट्रॉनों ने भी इसी तरह डायफ्रैक्शन शो किया। दरमियान में मैक्सिमम, फिर उसके बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। यहाँ पे वाइट सर्कल जो है वो मैक्सिमम है और जो डार्क सर्कल है वो मिनिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के साथ वेव एसोसिएटेड है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे हम फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की पार्टिकल नेचर कंफर्म होती है। ये दो एमसीक्यूज़ हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज़, हमारे पास जो फोटॉन की मोमेंटम है वो ज़ीरो होती है, इक्वल टू सी होती है, प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी होती है, या प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ होती है, या गिवन बाय द डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो अगर हमने कुछ टाइम पहले हमने ये फार्मूला देखा था कि मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज रिलेटेड विद द वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ई और डी दोनों ऑप्शन ठीक है। दूसरा ये कि डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या करता है। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट एक्सरे के साथ रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंफर्म करता है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन देता है, या वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोग आज के इस लेक्चर को केयरफुली देख लीजिए और खुद से इस पे 5-5 MCQs बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।